वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीओ क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आईपीओ में पैसा तो लगाते हैं, लेकिन उनको आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल जो है वो पता नहीं होता है कि आईपीओ के अंदर आखिर पैसा कैसे लगाया जाता है और आखिर वो है क्या, उसका प्रोसेस जो पूरा का पूरा है वो क्या है। तो फ्रेंड, यही जानने के लिए मैं अपना ये वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि जो कंपनी है वो आईपीओ आखिर मार्केट में क्यों लाती है। तो फ्रेंड देखिए, अगर जब किसी कंपनी का जो बिजनेस है वो एक सीमित दायरे में चलता है तब तक तो वो चलता रहता है, लेकिन जब वो कंपनी जो है वो जब देखती है कि उसका जो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है या फिर उसको अपना प्रोजेक्ट जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए, तो एक्सटेंड करना चाहिए मतलब कि उसको बहुत सारे जो पैसे होते हैं उसकी ज़रूरत होती है उस कंपनी को। अब अगर पैसे की उसको ज़रूरत है तो वो पैसे लाएगी कहाँ से। तो देखिए फ्रेंड, वो दो माध्यम है, दो माध्यम से वो पैसा जो है कंपनी ला सकती है। एक तो या फिर वो किसी बैंक के पास जाके, उसके पास ऑप्शन ये है कि जो वो है पब्लिकली वो अपने शेयर को जो है वो ऑफर करे, और जिससे कि क्या है वो मार्केट से फंड इकट्ठा कर लेगी अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन करने के लिए। मतलब कि ये फ्रेंड कि जो कंपनी है वो अपनी हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक को बेचती है, और जब भी कंपनी को आईपीओज लाना होता है तो वो जो है उसको सेबी के रूल के हिसाब से उसको चलना पड़ता है, तभी वो आईपीओ क्या है वो पब्लिक को वो ऑफर कर सकती है। मतलब कि अगर सेबी के रूल के हिसाब से वो कंपनी चलेगी तभी वो अपने आईपीओ को जो है वो ला सकती है, अदरवाइज नहीं ला सकती। और जो भी कंपनी का बैकग्राउंड डिटेल है वो सारा डिटेल उसको सेबी को जो है सेबी को सबमिट करना होता है। साथ ही कंपनी को ये भी बताना होता है सेबी को कि जो पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो पैसा आएगा कंपनी उसको कहाँ इन्वेस्ट करेगी, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। अगर आप कंपनी का फंडामेंटल अच्छी तरह से चेक पर कर पाते हो और उसकी जो डिटेल्स है वो निकाल पाते हो, अगर आपको लगता है कि वो कंपनी आगे चलकर ग्रो कर पाएगी तो आपको उसके आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोगों ने देखा कि जिस कंपनी को अपना प्रोजेक्ट एक्सटेंशन करना होता है यानी उसको हाईली अमाउंट की ज़रूरत होती है, वो आईपीओ के थ्रू पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर पाती है अपनी हिस्सेदारी को बेचकर, देन वो एक्सटेंशन के लिए यूज करती है। और इस तरह से फ्रेंड उस कंपनी को लोन भी बैंक से नहीं लेना। क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेती है तो वहाँ पर उसको कई तरह के इंटरेस्ट पे करने होंगे, तो इससे वो बच जाती है। मतलब फ्रेंड, आईपीओ एक बहुत अच्छा मीडियम है अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन करने के लिए। और फ्रेंड, कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि वो अपना कितना परसेंट स्टेक जो है वो पब्लिक को ऑफर करेगी और उसका प्राइस बैंड क्या रखेगी। और फ्रेंड, जो आईपीओ होता है उसका एक लिमिटेड जो है वो टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड 3 से 5 दिन का हो सकता है। और उसके बाद फ्रेंड उसकी अलॉटमेंट होती है और देन उसकी लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक मार्केट में। और फ्रेंड, जब आप आईपीओ खरीद रहे होते हो तो वो जो आईपीओ है वो आपका प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है, और जब वो एक बार लिस्टिंग जब उसकी हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंतर्गत, तो जब आप वहाँ से अगर शेयर परचेज करते हो तो वो क्या होता है वो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड, ये थी आईपीओ से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम यू ऑल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के सामने एसआईपी से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड, मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को एसआईपी के बारे में अवेयर करूं, म्यूचुअल फंड्स को समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है,
और वो पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम है SIP, SIP यानी इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो फ्रेंड्स, SIP क्या है? तो जो हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो एक मीडियम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। जनरली कोई आदमी होता है तो उसको शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं होता है, वो उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है और उसे उस चीज़ की समझ नहीं होती है, और ना ही उसके पास टाइम होता है कि वो शेयर मार्केट के बारे में या तो पता करे या फिर उसके बारे में कुछ भी लोगों से पूछे या फिर कुछ और। तो फ्रेंड्स, जिनके पास टाइम जो है वो लेस होता है, वो क्या करते हैं, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी बैंक के पास जाकर आप वहाँ से SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या अगर उसमें नहीं तो या फिर किसी भी आप एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो जनरली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो FD में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी बैंक में रखते हैं उसे, और उससे हर महीने इंटरेस्ट उठाते रहते हैं या फिर एनुअली इंटरेस्ट आप उससे लेते रहते हैं। उसके अलावा गोल्ड में भी लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मीन टू से फ्रेंड, देयर आर मेनी टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू डू। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं SIP की बात क्यों कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं SIP की बात क्यों कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं SIP की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो बहुत आपको अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको यहाँ पर 1 ईयर में 10 to 20% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। 1 ईयर में 10 to 20% का रिटर्न मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे लॉस के भी चांसेस हमारे बनते हैं। ये चीज़ तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। तो फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि अगर वहाँ पर लॉस होगा या फिर लॉस अगर होता है तो हम पैसा SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड, जो मैं लॉस का जो वर्ड है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो जो लॉस है वो कुछ समय के लिए, मतलब फ्रेंड अल्टीमेटली क्या है, आपको SIP से प्रॉफिट ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ देर के लिए लॉस क्यों दिखाएगा और फिर बाद में मेरे को प्रॉफिट क्यों हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो फ्रेंड, जब मार्केट में फॉल आता है, शेयर मार्केट में, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि मार्केट में क्या होता है कि फॉल भी आता है। तो फॉल के वक्त क्या होता है, शेयर प्राइस डाउन होते रहते हैं। तो फ्रेंड, फॉल के वक्त जब जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस क्या होते हैं, डाउन हो रहे होते हैं, उस समय क्या है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो लोग किए हुए होते हैं, तो फ्रेंड्स, जिस समय मार्केट में फॉल आता है उस समय क्या होता है कि जो भी डिफरेंट कंपनियां हैं उनके जो शेयर प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो गिर रहे होते हैं। तो जिस समय वो गिर रहे होते हैं तो उस समय जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, चाहे वो पहले से या फिर कुछ भी जो पहले से ही, तो फ्रेंड जिस समय मार्केट में फॉल आता है उस समय क्या होता है कि जो लोग शेयर मार्केट में या तो इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, फॉल के वक्त उन लोगों के क्या होते हैं, शेयर प्राइस कम हो रहे होते हैं, जिसके कारण जो म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं उनकी भी जो भी उनकी ग्रोथ दिखा रही थी, जो भी उनका बेनिफिट दिखा रहा था, वो क्या होता है, कम वहाँ से दिखाता है। अगर सपोज आपका 5% प्रॉफिट दिखा रहा है, 5% आपका गेन दिखा रहा है, जितना आप पैसा आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, तो वो 5 से हटकर वो 3% आ जाता है, 2% आ जाता है, या ये भी कह सकते हैं 1% भी आ जाता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि वो निगेटिव चला जाता है। आप जितना इन्वेस्टमेंट किए हुए हो आप एकदम बिल्कुल ही वो निगेटिव उससे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं उस चीज़ को लॉस कह रहा हूँ कि अगर आपका 5% प्रॉफिट दिखा रहा है आज और कल आपका अगर 2% दिखाने लगे तो उसको भी तो आप कहोगे ना कि 3% का आपका लॉस हो गया। तो मैं फ्रेंड इस लॉस की बात कर रहा हूँ। और फ्रेंड, मैंने आपसे अल्टीमेटली प्रॉफिट की भी बात की थी।
तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे होगा? तो अल्टीमेटली प्रॉफिट इस तरह से होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाओगे तो आपका एक उसमें पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड रहता है कि आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे, क्वार्टरली करोगे, हाफ ईयरली करोगे या फिर एनुअली करोगे, या फिर बहुत सारा तो लमसम प्लान भी रहता है, उसमें इकट्ठा अमाउंट भी लोग जमा करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सपोज आप फ्रेंड्स, अब आप ये मान लो कि आप 1000 या 5000 जो भी आप मान लो मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में। तो फ्रेंड, अगर सपोज कि आप मार्केट में मान लो कि फॉल आ गया, तो फॉल आ गया तो अगर आप कोई चीज़ हाई प्राइस पे लिए हुए हो, तो जब मार्केट में फॉल आया तो वो तो प्राइस उसका लो हो रहा है, तो लो होने के बाद आप उसको लो पे भी तो ले रहे हो। आप दूसरे सेकेंड मंथ में क्या है, आप उस जिस समय उस मार्केट में फॉल आ चुका है, मार्केट डाउन आ चुका, आप वहाँ पर भी उस चीज़ को लिए हो। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक एवरेज वैल्यू, जो बाइंग एवरेज वैल्यू जिसको बोलते हैं, बाइंग एवरेज वैल्यू जो है वो आपकी कम होती जाती है। और उसके बाद फ्रेंड, जैसे ही फिर मार्केट में रिवर्सल आएगा, मार्केट फिर चढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, तो फिर वहाँ से आपका क्या होता है, आपकी बाइंग वैल्यू तो कम आ गई है, अब वहाँ से आपको क्या होता है, अल्टीमेटली फिर प्रॉफिट ही आपको दिखाना। मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा तो आपको प्रॉफिट फिर दिखाने लगेगा। तो फ्रेंड, ये एक पूरा का पूरा साइकिल है जो इस तरीके से चलता रहता है। तो फ्रेंड, आप कहीं भी जाओगे या किसी बैंक में जाओगे या कोई भी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास जाओगे SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके पास वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपके पास वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं आपको कि आप किस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि लार्ज कैप किसको को बोलते हैं, मिड कैप किसको बोलते हैं और स्मॉल कैप किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड, जो आपका जो लार्ज कैप हुआ, लार्ज कैप मतलब लार्ज कैपिटलाइजेशन होता है, और उसी तरह स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैपिटलाइजेशन, और फिर उसके बाद जो मिड कैप है वो एक तरह से मीडियम कैपिटलाइजेशन कहते हैं उसको। तो फ्रेंड, जिस भी कंपनी का कैपिटलाइजेशन जो है वो 10 बिलियन US डॉलर से ऊपर का है, वो क्या होता है, हमारा लार्ज कैपिटलाइजेशन में आता है। और जो उससे लेस रहेगा वो मिड कैपिटलाइजेशन में आएगा, और फिर जो उससे लेस रहेगा वो फिर स्मॉल कैपिटलाइजेशन में आएगा। मतलब क्या है, आपके सामने तीनों कैपिटलाइजेशन जो है, स्मॉल, मिड और लार्ज जो है, उसके उसका एक रेंज बैंड है। तो फ्रेंड, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत उसके बारे में वो जानते हैं, वो क्या करते हैं कि स्मॉल कैप को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्मॉल कैप को और मिड कैप को। क्योंकि और वो उसको क्यों पसंद करते हैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं उनको, रिटर्न्स वहाँ पे। और सच में फ्रेंड, वहाँ पे आपको जो स्मॉल कैप हो गया और मिड कैप हो गया, वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। बट फ्रेंड, क्या होता है, फॉलिंग के टाइम पर वो ज़्यादा गिरते भी ज़्यादा हैं। इसलिए मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म यानी 10 to 20 ईयर के लिए, 30 ईयर के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में, उन लोग स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहें। उन लोगों को मेरा ये सजेशन है, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि अगर उन लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उन लोग लार्ज कैप में करें। क्योंकि फ्रेंड, जिस समय मार्केट में फॉल आता है तो फॉलिंग के टाइम पे क्या होते हैं कि जो लार्ज कैपिटलाइजेशन के जो शेयर हैं वो अगर गिरते हैं, वो भी गिर, फिर जैसे ही मार्केट में रिवर्सल आता है वो फिर से उसी तरीके से खड़े भी हो जाते हैं। बट जो स्मॉल कैप के अंदर जो शेयर आते हैं, उनमें से कुछ ही शेयर जो होते हैं वो अपने आप को जो होते हैं वो एवरेज कर पाते हैं, नहीं तो वो डाउन ही रहते हैं। और लार्ज कैप के अंदर कौन से शेयर आते हैं, तो फ्रेंड्स, लार्ज कैप के अंदर जो अपने इंडिया की जो टॉप कंपनियां होती हैं वो आती हैं। इसलिए आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में, तो आप लोग लार्ज कैप में ही करें, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप मिड कैप भी ले सकते हो और स्मॉल कैप भी।
बट जिस समय मार्केट वैल्यू ज़्यादा चल रहा हो, निफ्टी ज़्यादा हाई चल रहा हो, उस समय आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उस समय आपको लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको स्मॉल कैप में या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जिस समय मार्केट में फॉल आता है, आप उस समय उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होने के कारण आपका जो पैसा है वो आप SIP के थ्रू आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो क्या होता है कि वो पैसा आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में उस पैसे को लगाया जाता है। बट उस पैसे को क्या होता है, एक फंड मैनेजर रहता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करता है और उसी पैसे से वो खुद भी प्रॉफिट कमाता है और आपको भी प्रॉफिट निकाल कर देता है, जिसको कि शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है। और म्यूचुअल फंड की पॉलिसी जो है वो मैच्योर होने के बाद 1 से 2% जो वो फंड मैनेजर है वो रखता है और बाकी वो निकाल कर आपको दे देता है। और फ्रेंड्स, आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना होगा म्यूचुअल फंड्स के अंदर, आप उसके डिटेल भी जान सकते हो और कई जगहों पे तो आपको वो सारा कुछ वो डिस्प्ले होता रहता है, वो आपको दिखता रहता है। आप किसी जगह में जाकर देखोगे इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उस कंपनी का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जान लेना कि आखिर उसका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस क्या रहा है और उसके लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसने कितने % निकाल कर दिए हैं, हाँ, और कितने % चार्जेज हैं उसके। साथ ही आपको ये भी जानना है कि जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा किस जगह में इन्वेस्ट करेगा। ये जानने का आपको पूरा राइट्स है। मतलब आपको पूरा का पूरा जो है उसका लास्ट टाइम का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि आप एक जगह में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अर्निंग अच्छी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में नॉलेज नहीं है, वो फाइनेंशियल मार्केट को नहीं समझते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो केवल और केवल लार्ज कैप में ही करें, क्योंकि वो फ्रेंड सूटेबल और सेफ है आपके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप अगर लंबे समय के लिए, एक लंबी अवधि के लिए आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लार्ज कैप नहीं लेकर आप कहीं स्मॉल कैप में आप अगर पैसा अपना लगा दोगे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो हो सकता है मे बी आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 20 ईयर के लिए, 30 ईयर के लिए, 25 ईयर के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज होता है, कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि हाँ, इतने दिन तक इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, इतने दिन के बाद मेरे को 50 लाख मिल जाएंगे, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये सारा का सारा इमेजिनेशन जो होता है आपके दिमाग में चलता रहता है और कहीं ना कहीं आप सही भी सोचते हो, लेकिन सोचते सही हो लेकिन करते गलत हो। करते ये क्या गलत हो कि आपको जहाँ पर कि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, सोच तो आप सही रहे हो, लेकिन आप क्या किए हो, इन्वेस्टमेंट जो है वो आप स्मॉल कैप में लगा दिए हो। स्मॉल कैप में मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हो। तो ये क्या है, ये एक गलती है पूरी की पूरी, जिसके कारण आपका जो इमेजिनेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हो सकता हो जितना आप सोच रहे हो उतना ना मिल पाए, उससे कम मिल पाए आपको। तो फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हाँ, लोगों को करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड, हर जनरली आदमी का कोई ना कोई फ्यूचर प्लान रहता है और वो सारा जो भी उसका फ्यूचर प्लान है वो कहीं ना कहीं पैसे से पूरा होता है। और फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जिस समय सपोज मार्केट हमारा चढ़ रहा होता है, राइज कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, हाँ, निफ्टी बढ़ रही होती है, मार्केट डेली का डेली हाई लगा रहा होता है, उस समय वो SIP क्या है, SIP में क्या है, SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वो पूरा का पूरा वो सिनेरियो देखकर क्या करते हैं, SIP में होता है फ्रेंड। देन जैसे ही उन्होंने SIP खरीदा, उसके बाद क्या होता है, मार्केट 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 2 मंथ के बाद जो भी है, वो मार्केट वहाँ से क्या होता है, मार्केट में एक फॉल आ जाता है और मार्केट डाउनवर्ड आ जाता है, डाउनवर्ड आने की कोशिश करता है, हर दिन आता रहता है।
उस समय क्या होता है, जो लोग उस समय हाई के वक्त जो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो लोग एसआईपी उठा रहे थे, वो लोग क्या होते हैं, पूरे के पूरे पैनिक हो जाते हैं कि भाई मेरा ये डाउन हो रहा है, मेरा इतना चला गया था, अब इतना रह गया है। ये सारा कुछ ले लेकर वो क्या होते हैं, पैनिक होते रहते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल भी गलत करते हैं। आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जो एसआईपी आप ले रहे हो, एसआईपी जो आप ले चुके हो, उसका मतलब ये है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक सिस्टम के आधार पे, आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उसमें पैसा पे कर रहे हो। आप हर मंथ डाल रहे हो, जो भी उसका टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, आप हमेशा उसमें कंटिन्यू पैसा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड, अगर मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे? आप तो अगर उसको हाई पे लिए हो तो आप उसको लो पे भी तो लिए हो, तो अल्टीमेटली क्या है, आपको प्रॉफिट ही आएगा। आपको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपका जो है एसआईपी है, वो जो उसका प्रॉफिट आ रहा था वो कम हो गया है, पहले ज़्यादा था। तो ये लेके बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो लोगों ने एसआईपी परचेज करी थी, वो क्या करते हैं कि एसआईपी को क्लोज करना चाहते हैं कि नहीं भैया आप क्लोज कर दो, मेरा जितना रह गया है उतना कम से कम मेरे पास आ जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए हो तो आप कॉन्टिन्यूसली अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहो। अल्टीमेटली वो एसआईपी आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल कर देगा। क्योंकि जो आपने फंड मैनेजर हायर किए हैं, जो फंड मैनेजर जो आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ, जो भी कंपनीज में, उस पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, उनको इस प्रोस्पेक्टस के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर हो या नीचे, उनको अपना जो डिसिप्लिन है, जो वो बिल्कुल मार्केट के अंदर बनाए रखना है। वो उनको कॉन्टिन्यूसली अपने एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वो कॉन्टिन्यूसली रखना है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है। सारी बातें हैं एसआईपी से रिलेटेड, तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी बातें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी जो इससे रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है एसआईपी से जुड़ी हुई, मैं वो सारी चीज़ें आपको। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग की बेसिक से एडवांस तक की जर्नी है, उस जर्नी का एकमात्र एम है कि जो मार्केट के बिगिनर हैं उनको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराना, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, लॉस की, तो वहाँ पर एक वर्ड मौजूद होता है जिसका नाम है बेसिक नॉलेज, जिसको लेके मैं अक्सर बातें करता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मार्केट में कोई बिगिनर है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है शेयर मार्केट को लेके, तो वो अपने लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकता है। लॉस करेगा तो वो ज़्यादा लॉस कर देगा, और अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो अगर लॉस भी करेगा तो वो मिनिमम लॉस करेगा, वो अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेगा। और अगर प्रॉफिट करेगा तो जैसे एक बिगिनर है, अगर वो प्रॉफिट करता है तो वो कम प्रॉफिट निकाल पाएगा मार्केट से। वहीं अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और उसके पास अगर कोई आइडियाज़ रहेंगे तो वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है शेयर मार्केट में। तो फ्रेंड्स, जब आप बात कर रहे हो प्रॉफिट की और लॉस की, तो आखिर आप प्रॉफिट और लॉस किस जगह से करोगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डीमेट अकाउंट की। क्योंकि शेयर मार्केट में एंट्री के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप अपने शेयर को देख सकते हो कि उसका हर दिन का मूवमेंट क्या है, उसकी वॉल्यूम पता कर सकते हो, उसकी मार्केट डेप्थ देख सकते हो, उसका ट्रेंड चेक कर सकते हो, और बहुत सारे जो उसमें इंडिकेटर्स आते हैं उस ऐप्स में, जो जिसका भी आप डीमेट अकाउंट
तो आपको वो सारे फंक्शन दिए जाते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर। और आप डीमेट अकाउंट से ही किसी शेयर को परचेज करते हो और उसे वहाँ से सेल करते हो। प्रॉफिट भी वहीं से आप अर्न करते हो और लॉस भी वहीं से बुक करते हो। और जो आपका डीमेट अकाउंट होता है वो आपके अकाउंट से कनेक्टेड होता है। जब आपको पैसा ऐड करना होता है तो वो उसका डायरेक्ट वहीं से अटैचमेंट होता है, वो वहीं से ऐड हो जाता है और जब आप उसमें पे आउट करोगे तो वो आपके अकाउंट में आ जाता है। उस अकाउंट में जो आपने अकाउंट नंबर जो आप अकाउंट नंबर देते हो उस अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो फ्रेंड, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोकर हैं, बट आपको तो किसी एक को चुनना है, तो आप चुनोगे किसको? तो फ्रेंड, हम हमेशा से उसी को चुनते हैं जो कि बेस्ट होता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, इट्स माय ओपिनियन, जीरोधा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ शेयर मार्केट एज कंपेयर टू अदर। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि जो दूसरे ब्रोकरेज हैं वो सही नहीं हैं। दूसरे ब्रोकरेज भी सही हैं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जीरोधा को लेके। मुझे क्या है, मुझे जीरोधा पसंद है। अब फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होगे कि मैं जीरोधा को लेके आपको इनकरेज क्यों कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप खुद बताओ, आप क्या चाहोगे कि आपका डीमेट अकाउंट है, आपका जो डीमेट अकाउंट ओपन होना है वो आप किस जगह में कराओगे ओपन अपना? क्योंकि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको उसमें पैसे रखने होंगे, क्योंकि आपको कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक आपको बाई करना हो या सेल करना हो, जो मर्जी करना हो, डिलीवरीज उठानी हो, जहां से भी उठानी हो, आप डीमेट अकाउंट से भी उठाओगे। तो अगर आप डीमेट अकाउंट से आपको कुछ भी चीज़ आपको परचेज करना है और अगर आप वो डीमेट अकाउंट से अपने उठाओगे तो आपको अपने डीमेट अकाउंट में पैसा रखना होगा। तो आप अपने पैसे को, आप तो सिक्योर चाहोगे कि मेरा पैसा सिक्योर रहे। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो अपने पैसे को रखोगे वो एक अच्छे ब्रोकरेज के पास रखो। और मैं जीरोधा को लेके क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं जीरोधा को लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जीरोधा है वो हमारा जो है बहुत पुराना ब्रोकरेज है। जो जीरोधा है हमारा वो बहुत ही ऑथेंटिक है। 3 से 4 मिलियन इसके यूज़र जो हैं वो हैं। और जो हमारी जीरोधा कंपनी है, जो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड जो कंपनी है, वो 2010 में तो आपकी ये जो है फाउंडेड हुई। जीरोधा का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलोर, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, अब जीरोधा के अंदर क्या है, तो जीरोधा के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्विसेज जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आप इक्विटी में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा डेरिवेटिव हो गए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो करना चाहते हो आप उसमें भी कर सकते हो। करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। और कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप जीरोधा के मीडियम से कर सकते हो। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप कोई भी अगर आईपीओ मार्केट के अंदर अगर आता है तो आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो जीरोधा के साथ में। और यहाँ पे अगर आप जीरोधा में क्या है कि अगर आप कोई भी डिलीवरीज उठाते हो किसी स्टॉक की, तो आपका जो यहाँ पे ब्रोकरेज है इन अ करेंट टाइम, वहाँ ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, आपका कुछ भी नहीं लगता है ब्रोकरेज के नाम पे कुछ भी। केवल आपके जो कुछ सम टैक्सेस होते हैं वो आपके केवल लगेंगे। बट अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो जीरोधा के अंदर तो आपको क्या है, 20 रुपये मैक्सिमम पर ऑर्डर आपके लगते हैं। 20 रुपये से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। 20 रुपये जो है मैक्सिमम। आप चाहे कितनी मर्जी कितने भी पैसे का आप शेयर उठाओ, आपके मैक्सिमम 20 रुपये पर ट्रेड आपके लगेंगे। और फ्रेंड्स, इन सब बातों के अलावा आपको मैं एक और भी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरोधा के अंदर अपना डीमेट अकाउंट जो है आप वो ओपन कराते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी और बहुत बेनिफिट है आपका जीरोधा के अंदर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ये है कि जीरोधा जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक साइट है, हाँ, बहुत अच्छा ब्रोकर है। और फ्रेंड्स, जीरोधा क्या है, बहुत हमारा पुराना ब्रोकर है, तो पुरानी चीज़ों पे हमें ज़्यादा भरोसा होता है। आप किसी भी शॉप पे जाओगे, कोई भी नॉर्मल इंसान है वो किसी भी जगह में जाएगा या फिर किसी भी जगह में रहता है तो वो जो पुरानी शॉप से जो वो लगातार वो पिछले
कई दिनों से या फिर काफ़ी दिनों से जहाँ से वो सामान ले रहा है, कुछ भी चीज़ परचेज कर रहा है, वो वहाँ से खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसे उस जगह में विश्वास है और उसे वो पता है कि वहाँ पे उससे जो चीज़ मिलेगा वो उससे सही मिलेगा। तो हमें नई चीज़ों को छोड़ के हमें पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि जीरोधा जो है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसका मतलब मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि जो दूसरे ब्रोकर हैं वो ख़राब हैं, उसके अंदर हमें अपना डीमैट ओपन नहीं कराना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल डिनाई करता हूँ, मैं ये सारा कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप दूसरे ब्रोकर जो हैं वो भी अच्छे हैं, आप देख लो, आप किस में आप इंटरेस्टेड किस में हो, आप खुद की चॉइस आपकी ओपन कर। तो फ्रेंड्स, जीरोधा को लेके मैं इसलिए आपको इनकरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जीरोधा बहुत अच्छा ब्रोकर है। आप मेरे बात से डिसएग्री भी कर सकते हो, और ये मेरे को क्यों अच्छा लगता है इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जीरोधा के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं, जो उसके अंदर के कुछ कुछ उसके जो सर्विसेज हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हो सकता है मेरे को जो बातें अच्छी लगती होंगी जीरोधा के अंदर, हो सकता हो किसी को और को, दूसरे को वो चीज़ें ना दिखती होंगी, उसको कोई और दूसरा ब्रोकर अच्छा लगता होगा। तो आप जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट अपना ओपन कराना चाहते हो आप उसमें ओपन करा सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप जीरोधा, अगर मैं जीरोधा में कराया हूँ तो आप भी जीरोधा में ही। अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि आप उसमें से जाकर आपको जो सा भी अच्छा लगे, जैसे आपका कवर ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर होता है, तमाम तरह के उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर आप डिलीवरीज उठा सकते हो। उसका इजलिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। आप उसको जैसे और किसी ब्रोकर में हुआ, आपको बाई और सेल करने में थोड़ा टाइम लगेगा या फिर आपको थोड़ा मतलब अलर्ट होके करना पड़ेगा देख के कहीं। लेकिन जीरोधा का क्या है, जीरोधा का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही ईजिली, मतलब बहुत ही ईजिली आप उसको ये कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो क्योंकि फ्रेंड और दूसरे ब्रोकर क्या है कि उसमें कभी कभी बीच बीच में टेक्निकल इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या, उसका सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक को परचेज नहीं कर पाते हैं, या फिर मेरे को सेल करना होगा तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये जीरोधा में जो क्या है, जीरोधा में इस टेक्निकल इशू जो होते हैं वो कम आते हैं। और इसके साथ ही क्या है फ्रेंड कि जो जीरोधा है वो मोबाइल्स ऐप्स जो होता है वो काइट प्लेटफॉर्म देता है यूज़ करने की। काइट प्लेटफॉर्म की मदद से आप शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करते हो। तो उसका जो काइट प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही, मतलब आपका उसका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आप उसमें ईजिली, बहुत ही उसका इजी प्रोसेस है। मतलब कोई बच्चा भी होगा वो भी उसको आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो ये सारा कुछ हम मेरे को बेनिफिट दिखता है जीरोधा में, इसलिए इन सब चीज़ों का मैं बोलता हूँ कि जीरोधा अच्छा है। फ्रेंड, डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए आप क्रोम ब्राउज़र पे सीधा टाइप कर सकते हो www.jirodha.com और वहाँ से ओपन अकाउंट में जाकर आप वहाँ से अकाउंट ओपन करा सकते हो। और इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे एक जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अपना अकाउंट जो है वो ओपन। तो फ्रेंड्स, जीरोधा के अंदर जो ट्रेडिंग करने के लिए जो चार्जेज है वो मैक्सिमम तो 20 रुपए की, चलो हम कितने भी पैसा का हम शेयर उठाएंगे तो 20 रुपये हमें पर एग्जीक्यूटेड चार्जेज लगेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो 20 रुपये चार्ज लगेगा। बट क्या हम अगर कम प्राइस का या फिर कम शेयर, कम क्वांटिटी में शेयर अगर लेंगे तो क्या उसका भी पर एग्जीक्यूटेड चार्जेज 20 रुपये लगेगा? तो नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आपका क्या है, अगर आप इंट्राडे बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी करते हो इंट्राडे बेसिस पे, कोई भी शेयर को कितनी भी क्वांटिटी लेते हो, आप ज़्यादा लेते हो कम लेते हो, तो उसका रेट जो है वो क्या है कि 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, या आपका 0.03% जो है वो उस हिसाब से रहेगा। इन दोनों में जो आपका लोअर रहेगा, जो कम होगा वो आपका लगेगा। या तो 0.03 जो है वो अगर लो रहेगा तो वो आपका कम लगेगा, और नहीं तो मैक्सिमम जो है वो आपका 20 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। और आपको क्वेरी के लिए आपको एक नंबर भी प्रोवाइड कराया जाता है
जिसकी मदद से आप कभी भी उनके एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो। या फिर एक मेल आईडी है support.zerodha.com, आप उस पर मेल के थ्रू भी आपको जो प्रॉब्लम आएगी आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना होगा जीरोधा से रिलेटेड तो आप उनसे बोल सकते हो और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जीरोधा के काइट वेब के बारे में। जीरोधा का जो काइट वेब है वो किसी भी ब्राउज़र में आप उसको ओपन कर सकते हो, किसी भी ब्राउज़र में आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज आप मोबाइल में काइट प्लेटफॉर्म जो है उसको आप डाउनलोड करो और ऐप्स की मदद से आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हो और आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। अब डेस्कटॉप में भी आप उसको इंस्टॉल करके आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो और अपने टैबलेट में भी ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप अपने काइट वेब को जो है वो जिस भी ब्राउज़र में जाकर ओपन करोगे तो वहाँ पे लॉगिन टू काइट लिखा हुआ आएगा। वहाँ पे वो आपसे क्लाइंट आईडी मांगेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जब आप फ्रेंड्स डीमेट अकाउंट अपना ओपन फ्रेंड अगर आप जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें बहुत कंपलसरी है, जिसके रहने के बाद ही आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करा पाओगे। और जीरोधा में ही क्या, आप किसी भी ब्रोकरेज में अपना अकाउंट ओपन कराओगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंपलसरी है, वो आपके पास होने ही चाहिए। विदाउट उसके आप किसी के पास भी, किसी भी ब्रोकरेज के पास भी आप अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट नहीं चालू कर पाओगे। तो फर्स्ट तो आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट के उस पे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसको अपलोड करना होता है। सिग्नेचर अगर आप अपलोड कर लोगे उस पे तो फिर एक आपके पास एक आईवीपी रिकॉर्डिंग होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो अपना ऑटो में वो सारा कुछ रहता है, वो आपकी एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आपके पास एक 4 डिजिट का नंबर वो देगा, वो आपको लिख के उसमें रिकॉर्ड करना होता है। और आफ्टर रिकॉर्डिंग आपको एक अपना अकाउंट जो है, जो आपने उसको जो अटैच किया है जिस अकाउंट को भी, उसका एक स्टेटमेंट आपको लगाना होता है। और ये सारा कुछ सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट उसमें ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे 1-2 दिन के बाद आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आ जाता है। आईडी यानी क्लाइंट आईडी और एक जीरोधा की तरफ से एक पासवर्ड आपको दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अपना जो भी जीरोधा का काइट ऐप है वो अपने मोबाइल में लोड करके लोड करने के बाद डाउनलोड करके उसको आप ओपन कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि इसका चार्जेज का, कि जीरोधा का चार्ज कितना है। जो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाए हो जीरोधा में, उसके लिए वो चार्ज कितना लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको 300 रुपी पे करना होता है। वो एक एनुअल चार्ज के उस पे लिया जाता है। ये उसका एनुअल चार्ज है, आपको हर साल 300 रुपी पे करना हो। और अगर आप कमोडिटी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आपको 200 रुपी और पे करना होता है। यानी अगर आप दोनों में कमोडिटी और इक्विटी दोनों में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको टोटल 500 रुपी पे करना होगा। और आप इंडिविजुअल भी अगर अलग अलग पे करना चाहते हो, अगर आप केवल इक्विटी के लिए तो आपको 300 रुपी पे करना होगा, और आप अगर केवल कमोडिटी खेलना चाहते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपी पे करना होगा। क्या मतलब, अगर हम जीरोधा में ट्रेडिंग करेंगे तो क्या मेरे 20 रुपये ही लगेंगे बाई के और सेल के, यानी 20 रुपये बाई के, 20 रुपये सेल के, 40 रुपये? तो नहीं, ऐसा नहीं है। 20 रुपये बाई के लगेंगे, 20 रुपये सेल के। ये तो तुम आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 40 रुपये इसके हो गए। इसके अलावा जो होते हैं वो एसटीटी सर्विस टैक्सेस जो होते हैं, प्लस जीएसटी होती है, ये सारे कुछ भी उसमें ऐड होते हैं। तो कुल मिला जुला के आप 5 से 7 रुपये, 8 रुपये और रख लो, आपके इतने पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा का लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको मेरे थ्रू एडवाइस मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसके थ्रू आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको जिसका कोई भी चार्ज देना नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी।
तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही है, जो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियोस आपके सामने लेके आता हूँ, उसका एकमात्र एम यही है कि जो बिगनर्स हैं उनके लॉस को बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके और उनको मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दिया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो आपका जो पैसा है वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी चीज़ को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करो, आप उस चीज़ के बारे में पता करो, उसके बाद किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करो। और भी अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं जो भी बिगनर्स हैं मैं उनको बताऊंगा कि कौन कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करके वो मार्केट से एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के टाइम में जिस समय आप मार्केट से कुछ सीख रहे हो या मार्केट के बारे में सीख रहे हो, आपको स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ना कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करके आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आप स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेडिंग करो, क्योंकि अगर एक बार किसी चीज़ को आप सीख लोगे तो उसके बाद आपके लिए पैसा लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर शुरुआत से अगर आप पैसा लगाओगे तो आपके लॉसेज के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस कम है। तो मैं बस यही सजेशन देना चाहूँगा आपको अपने वीडियो के माध्यम से कि स्टार्टिंग में आप कुछ दिन तक 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक आप पेपर ट्रेडिंग करो, ताकि जो आपका ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर वो सही है कि नहीं, उससे आपको ये पता लगेगा। पैसा लगा के कुछ करना है मार्केट में, अगर वो चाहते हैं कि नहीं भाई मैं पैसा कुछ ना कुछ पैसा लगाऊं ही, बहुत लोगों के दिमाग में हुआ कि नहीं सारे लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, निकालते हैं मार्केट से, तो मैं भी कुछ पैसा निकालूं, तो आप डिलीवरीज उठाइए। और डिलीवरीज में कौन से शेयर आपको लेने हैं वो आपको मैं बताऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा इन सब चीज़ों में। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करिए स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लॉसेस के चांस बढ़ जाते हैं वहाँ पे। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ जो बिगनर्स हैं उनके लिए फिर से बोलना चाहूँगा कि अभी ट्रेडिंग आप अवॉइड करिए और अभी इन्वेस्टमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरा थंबनेल है, शेयर मार्केट होता क्या है और इसमें वर्क कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, जो काफ़ी दिनों से शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो तो अच्छे तरीके से समझते होंगे कि शेयर मार्केट में वर्क कैसे किया जाता है। बट जो न्यू है, जो बिगनर है, मैं उनके लिए अपना ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि वो समझ सकें कि आखिर शेयर मार्केट है क्या और वो वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, सपोज टाटा, रिलायंस, किसी भी कंपनी का, या अदानी, किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे होते हो। ये आपको समझना होगा। आप हिस्सेदारी खरीद कर उस कंपनी के को ऑनर बन रहे हो। जैसे आप किसी भी दोस्त या अपने रिलेटिव के बिजनेस में, अगर आप उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, सपोज उसका किसी भी चीज़ का बिजनेस है और अगर आप उसके बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, समथिंग 50% उसका है, 50% आप उसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक तरह से आप उसके बिजनेस के हिस्सेदार बन गए हो। अपने आप आधे आधे हिस्से के आप भी मालिक हो, अगर आपने 50% पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बिजनेस में। तो इन केस इन फ्यूचर अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है, हाँ, गेन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो आपका आपका आपने जो उसकी कंपनी में, उसके बिजनेस में जो भी आपने पैसा लगाया है, आपका भी पैसा बनेगा, आपका भी पैसा बढ़ेगा, क्योंकि उसका बिजनेस जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। ठीक उसी तरह से अब शेयर मार्केट में आते हैं। शेयर मार्केट में भी वैसा ही, ठीक वो भी वैसा ही काम करता है। सपोज आप किसी कंपनी का जो शेयर खरीदे हुए हो, वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, हाँ, हर दिन उसका ग्रोथ हो रहा है, वो आगे के डेवलप कर रही है, वो कंपनी एक्सटेंड कर रहा है, प्रोजेक्ट उसका एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा,
जिस दिन से आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा है, तो वो उस दिन से अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो शेयर प्राइस भी उसका बढ़ता रहेगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो बढ़ रहा है। मतलब कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसकी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेगी। और अब इसके अपोजिट साइड, अगर उस कंपनी को लॉस होगा, या आपने जिस फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर के बिजनेस में पैसा लगाया है, अगर उसका जो बिजनेस है वो अगर लॉस में जाएगा, तो आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी अगर वो कंपनी उस कंपनी को लॉस होगा, वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी, तो आपको भी लॉस होगा। यानी कि जो आपके शेयर की वैल्यूएशन है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके दिमाग में बस यही बना रहता है, उनके माइंड में ये बात एकदम बिल्कुल सेट होता है कि शेयर मार्केट है, यहाँ तो बहुत लॉस हो सकता है, यहाँ पे हमको पैसा नहीं लगाना है। सभी के माइंड में, मैक्स जितने भी इंडियन होंगे उनके माइंड में यही बस बना रहता है कि नहीं, शेयर मार्केट है, इसमें पैसा लगाएंगे मेरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। मोस्टली इंडियंस के दिमाग में बस यही बना रहता है। जबकि फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, जो हमारे फॉरेन में जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं शेयर मार्केट में, वो हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। और हाँ, इन्वेस्ट करते हैं मतलब कि अच्छा रिटर्न्स भी निकालते हैं। ऐसा कि नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉस खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा रिटर्न्स भी वहाँ से निकालते हैं। एक कैलकुलेशन के मुताबिक, हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन जो होते हैं, यहाँ के इंडियन जो होते हैं वो शेयर मार्केट में मतलब 10% से भी कम लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो करते हैं। जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। फॉरेन के जो लोग हैं वहाँ के 40%, जो भी हो गए, अमेरिका हो गया, वहाँ के 40% से भी एबव लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा क्या लॉस खाने के लिए कर रहे हैं? वो चाहते हैं क्या कि हमारा कैपिटल जीरो हो जाए? तो शेयर मार्केट में बोल के कि केवल लॉस होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा अर्न किए हैं। हाँ, बहुत पैसा, मतलब पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा बनाए भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में लॉस नहीं होता है, लॉस होता है बिल्कुल। आपका कैपिटल जीरो, कोई मुझसे पूछे कि मेरा कैपिटल जीरो हो सकता है क्या, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। अगर बिना एनालिसिस के दम पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका पैसा जीरो हो सकता है, पैसा आपका डूब सकता है। किसी भी चीज़ में आपको ग्रोथ के लिए, आपको गेन के लिए उस चीज़ के बारे में स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि बैठे बिठाए कोई आपको मलाई खिला दे, तो वो चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए जो इंडियंस हैं वो शेयर मार्केट से दूर भागते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जबकि दोस्तों, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो म्यूचुअल फंड हो गए, हाँ, जब म्यूचुअल फंड मतलब कि इनडायरेक्ट फंड एक तरह से कह लो आप, जैसे, और जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं हम, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। और म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड है आप किसी के अकॉर्डिंग पैसा लगा रहे हो, पैसा आप तो शेयर मार्केट में ही लगा रहे हो, लेकिन उसमें कोई मीडिएटर है जिसके आप मीडियम से पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर किसी कंपनी का आप खुद शेयर खरीदते हो, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में। हम लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग एफडी में पैसा लगाते हैं ताकि हमें रिटर्न अच्छा मिल सके। लेकिन वहाँ पे कितना परसेंटेज मिलता है? एफडी में अगर आप पैसा लगा रहे हो, आप किसी चीज़ की एफडी कर रहे हो, आपको 7% मिलेगा। आप गोल्ड में पैसा लगाओगे, आपको क्या 4 से 5 या 5 से 6% पैसा मिलेगा, हाँ, बनेगा वहाँ पे। अब सेविंग अकाउंट है, उसमें क्या 3 to 4% मिलेगा आपको। हाँ, करंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है। बट बट शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर हम अच्छे तरह से टेक्निकल एनालिसिस के दम पे, अगर हम सही से, अगर हम किसी शेयर को अगर प्रिडिक्शन करके अगर अच्छे से शेयर को लेते हैं, तो वहाँ मेरा 18%, 12 to 18%, 20% का हमें मुनाफा हो सकता है। अब बात ये उठती है कि शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो फेल्यूर होंगे, जिन्होंने अपना काफ़ी, उनका कैपिटल जो होगा वो काफ़ी लॉस हुआ होगा, उनका कैपिटल लॉस हो गया होगा। तो ये कैसे हुआ? हाँ, ये कैसे होता है? तो पहली बात ये है कि जो हमारे यहाँ के इंडियंस हैं उनको नॉलेज की कमी है। हाँ, उनको अवेयरनेस नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं।
दूसरी बात ये है, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड कोर्स भी नहीं है जिससे उनको समझाया जा सके, हाँ, उनको अवेयर किया जा सके कि हाँ, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या सही तरीका है। और यहाँ पर कुछ तो फ्रॉड भी हुए हैं, कुछ स्कैम हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम। ये सारा कुछ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो शेयर मार्केट से दूर भागते हैं, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने की नहीं सोचते हैं। और जैसे एफडी हो गए, तो यहाँ वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे श्योर शॉर्ट रहता है, तो उन लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी है, एक बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों एक्सचेंज में आप खरीदारी कर सकते हो। एक किसी आप पर्टिकुलर शेयर को खरीदना है, आपको बाई करना है, आप एनएससी में भी उसको बाई कर सकते हो और बीएससी में भी। अब जैसे हमें किसी स्टॉक को बाई करना है, कोई भी स्टॉक ले लो, चाहे अदानी ले लो, रिलायंस ले लो, हिंडाल्को ले लो, कोई सा भी स्टॉक हमको बाई करना है। तो बाई करना है तो यहाँ पर होता क्या है, इंडिया में होता क्या है, जैसे जो बिगनर्स हैं वो क्या है कि खुद से बिना एनालिसिस किए, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को टेक्निकली देखें, उसका फंडामेंटल देखें। कंपनी का, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हो, आप बिना उस कोई जानकारी के, बिना उसके बिना किसी नॉलेज के, बिना उसका फंडामेंटल देखे, बिना उसका कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट उसका हो गया, जो भी सारा कुछ बिना देखे आप किसी उसको कैसे बाई कर सकते हो। उसका पी, हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो जिसको बोलते हैं, ये सारा कुछ आपको देखना होगा, आपको एनालिसिस। मतलब कि आप ये जान लो कि अगर आपको किसी शेयर को अगर बाई करना है, किसी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको उसको समझना होगा कि आखिर कंपनी का फंडामेंटल है क्या, टेक्निकल चार्ट उसका देखना पड़ेगा, तो आपको उसको जाकर बाई करना है। ये नहीं कि अगर आपसे सपोज कोई बोल दिया, जो अभी जिसको अभी ज़्यादा, जो अभी कोई बिगनर ही है, वो कोई शेयर को बाई कर रहा है, स्टॉक को बाई कर रहा है, उसने आपको बोल दिया कि हाँ भाई मैं आज बाई कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, तो आप उस सुनी सुनाई बात में आके आप उसको बाई कर लियो, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। बिना किसी जानकारी के आपको कोई भी स्टॉक बाई नहीं करना है। बाई करने में क्या, बाई करना है ठीक है, आप करो, पैसा इन्वेस्ट करो। आप तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब किसी चीज़ में पैसा आप लगा रहे हो, तो पैसा आप इस चीज़ के लिए तो लगा रहे हो ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छा पैसा अर्न कर सको। जब आपको अच्छा पैसा अर्न करना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो, कि आप जिस रेट पे जिस वैल्यू पे उस चीज़ को खरीद रहे हो, वो उस सभी लायक है या नहीं, वो सही प्राइस उसका है या नहीं। काफ़ी आप ऐसा तो नहीं कि काफ़ी आप टॉप पे ले रहे हो किसी चीज़ को, पता चला आज आप टॉप पे ले लिए हो और कल को वो डाउन होना स्टार्ट कर दे, फिर आप कहोगे अरे मैंने कैसा पैसा लगा लिया, ये शेयर मार्केट में केवल लॉस ही होता है, फिर से आप बस वही गाना गाने लगोगे। तो हमें पहली बात तो ये करनी है कि किसी के बात में आए, खुद से एनालिसिस के दम पे अपने शेयर को परचेज करना है। एनालिसिस कौन करेगा, आप खुद करोगे, क्योंकि पैसा भी आपको अर्न करना है, आपको कमाना है, तो एनालिसिस भी आप खुद करोगे। अब एनालिसिस कैसे करोगे, एनालिसिस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना होगा। मैं आगे की तरफ, जो आगे साइड में, जो आगे नेक्स्ट जो वीडियो डालूँगा, बनाऊँगा, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, कि टेक्निकल चार्ट के बारे में, हाँ, सारा चीज़ों के बारे में, कि क्या देखकर हम किसी शेयर को बाई करने के लिए क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। ठीक है। अब जो बिगनर्स हैं उनके दिमाग में आता होगा कि ये जो निफ्टी 50 ये है क्या, निफ्टी 50 तो जानते हैं, लेकिन निफ्टी 50 है क्या। तो निफ्टी 50 मतलब जो 50 जो अपने इंडिया की बेस्ट कंपनी है, जो 50 बेस्ट कंपनियां हैं, उनको मिला के, जो निफ्टी हो गया, उन 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब जैसे हमको पता रहता है कि आज मार्केट का मूवमेंट बहुत अच्छा है, मार्केट आज हाई लगाया है, मार्केट आज राइज किया है, तो ये कैसे पता चलता है, ये हमको पता चलता है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को। तो ये टॉप 50 कंपनियां हैं, वो आज क्या है, वो आज राइज की हैं, हाँ, उनके शेयर प्राइस क्या हुए हैं, बढ़े हैं, मतलब कि निफ्टी हमारा बढ़ा है। तो निफ्टी क्या हो रहा है, निफ्टी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन 50 कंपनियों को, तो बोलते हैं कि आज निफ्टी क्या है, आज हाई लगाया है निफ्टी, आज राइज किया है, तो आज हम समझते हैं कि आज मार्केट का मूड माहौल मस्त है, अच्छा है। और हाँ, जो बिगनर्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा पैसा अर्न करना है, तो उनको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका जानना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है क्या, इन्वेस्टमेंट सही करने का सही तरीका है कि उसको इंस्टॉलमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना है।
आप जैसे किसी चीज़ की आप किस्त देते हो, उसी तरह आपको शेयर मार्केट में भी उसी तरह पैसा इन्वेस्ट करना है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको 1 लाख आपको होल अमाउंट एक बार में इकट्ठा नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आपको करना है, आपको उसको इंस्टॉलमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट करना है। आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, कोई भी ले रहे हो, अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए हैं, तो आप 10,000 का उसका 1/10 कर लो। आप 10,000 का आप एक बार जो भी स्टॉक आपको लेना है, आप उतने प्राइस का आप स्टॉक ले लो, उतना शेयर ले लो, जो भी उसमें जितनी भी क्वांटिटी आती है। उसके बाद में आप, और हाँ, क्वांटिटी आपको शेयर लेना है, तो शेयर का क्या देखना है, शेयर का आपको पी देखना है। आपको निफ्टी का भी पी देखना है आपको, और वो निफ्टी के अंदर का अगर वो स्टॉक है तो आपको उस स्टॉक का भी पी देखना है। उसके बाद उसका फंडामेंटल्स आप देख लो, चार्ट देख लो, और बाकी मैं जो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा वो क्या क्या चीज़ चेक करके हमें डिलीवरी ले उठानी चाहिए। हाँ, तो वो सारा कुछ मैं डिस्कशन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वो सारा कुछ आपको देख के लेना होगा भी, और बिना किसी और के मतलब बिना किसी के बात में आए। मतलब कोई अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है कि हाँ ये स्टॉक लेना है, तो बिना आपको उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा। आप उसके बाद में आके कोई भी आपको स्टॉक नहीं लेना है। तो आपने जैसे 10,000 एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आप वहाँ से देखो कि आपका क्या है, जो आपने अगर सारा आपका फंडामेंटल टेक्निकल सारा कुछ आपने देख लिया कि नहीं है, सारा कुछ उस कंपनी का जो है वो स्ट्रांग है, मजबूत है, हाँ, तो फिर आप उस कंपनी को बाई कर लो वहाँ से। अगर सपोज मान लो वहाँ से वो कंपनी थोड़ा और नीचे आता है, उस शेयर प्राइस से उसका प्राइस और नीचे आता है, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप एवरेज करने की कोशिश करोगे, ना कि उससे एग्जिट हो जाओगे। आप इकट्ठा अमाउंट लगा लिए हो, बाद में पता चला वो कंपनी और किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ भी मार्केट में कुछ भी जैसे कुछ भी ये हुआ, बात हुई, तो वो कंपनी, ताकि अगर कुछ कंपनी ने अगर जहाँ से आप बाई किए हुए हो वहाँ से अगर उसने और नीचे की तरफ लो लगा दिया, तो लो लगाया तो आप वहाँ से और उसको एवरेज कर सको। तो उसके लिए हमें पैसे रखने चाहिए, हमें इकट्ठा होल अमाउंट नहीं लगाना है। अब बहुत सारे बिगनर्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें। तो आप इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये लगा के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप हर महीने जो भी जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप उसका शेयर उठा सकते हो 1,000 रुपये से भी। आप 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हर महीने आप ये सोचो कि हाँ 1,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में। और हाँ, किसी एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जब भी स्टॉक लेना है तो आपको जैसे इस मंथ में आप ये स्टॉक ले लो, अगले मंथ में कोई और, मतलब ऐसे आपको स्टॉक ऑफ बास्केट लेना है जिसमें 10 या 12 स्टॉक हो, ताकि अगर एक स्टॉक डाउन भी जाए तो 2-4 स्टॉक जो उसमें रहें, 2-4-5 स्टॉक ऊपर की तरफ, वो वहाँ से जहाँ से आप उनको बाई किए हुए हो वहाँ से वो ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरह से आपको किसी एक शेयर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पैसा, आपको पूरा का पूरा एक स्टॉक ऑफ बास्केट लेना होगा। तो ये सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा। हाँ, और बाकी आगे की तरफ जो भी क्या कैसे बाइंग करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या उसके लिए होना चाहिए, क्या क्या देखना पड़ेगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि नहीं शेयर मार्केट में केवल लॉस होता है और सारा कैपिटल जो है वो जीरो होता है, तो नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है। शेयर मार्केट में बहुत ऐसे भी चेहरे हैं जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। हाँ, कैपिटल जीरो होता है, लेकिन जो उनका ही जीरो होता है जो बिना एनालिसिस के दम पे हाँ वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग दो बातों को जानेंगे, और ये दोनों ही बातें एनएवी से रिलेटेड है। फर्स्ट कि एनएवी है क्या, और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को मे भी शायद पता होगा कि एनएवी है क्या, बट जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में उन लोगों को पता होना चाहिए कि एनएवी है क्या और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आइए फ्रेंड, दोनों ही बातों को फटाफट जान लेते हैं। तो पहला ये कि एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो फ्रेंड, जैसे शेयर मार्केट में पर्टिकुलर हर एक शेयर का अपना एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में हर एक यूनिट की
अपनी एक NAV होती है। सपोज कि आप किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो NAV है वो 100 है, तो यानी कि आपको उसकी 100 क्वांटिटी मिलेगी। और अब अगर उस म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV सपोज कि अगर वो 10% बढ़ जाएगी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 10% बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम की अपनी एक NAV होती है। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि अरे इस म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV कम है तो ये अच्छा होगा हमारे फ्यूचर के लिए, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि वो उसकी NAV ज़्यादा है तो वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो एक्चुअली फ्रेंड, NAV कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे शेयर मार्केट में हर एक शेयर का अपना एक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में हर एक यूनिट की अपनी NAV होती है उसके स्कीम के आधार पर। तो फ्रेंड, NAV कम और ज़्यादा को लेकर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो इसी के साथ आइए फ्रेंड चलते हैं सेकेंड नंबर पे कि NAV को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, NAV इक्वल टू होता है टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्लस एसेट्स, यानी कि जो कंपनी है उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है प्लस एसेट्स माइनस उस म्यूचुअल फंड को जो चलाने में जो खर्च लग रहा है, यानी कि हमारा जो एक्सपेंसेस जो हो रहा है माइनस वो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द फंड। तो आइए फ्रेंड, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। तो NAV इक्वल टू, मान लीजिए फ्रेंड कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा है टोटल इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो मान लीजिए 10,000 रुपये है। तो NAV इक्वल टू 10,000 माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब हर एक म्यूचुअल फंड जो होता है फ्रेंड्स, उसको चलाने के लिए हर दिन का कुछ ना कुछ खर्च आता है, तो उस खर्च को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपेंसेस में रखते हैं। तो 10,000 माइनस मान लीजिए कि 100 रुपीज़ जो है वो हर दिन का खर्च आ रहा है, उस दिन का खर्च है। तो 10,000 माइनस 100 डिवाइड बाई क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड में जो है वो 100 यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 100 है। तो इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड तो आएगा 99 जो आएगा वो हमारा NAV होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।